हेलो, वेलकम टू डियर साइंस क्लासेस। आई एम दीपशिखा परमार। सो उम्मीद करते हैं आपने सारे लेक्चर्स को लगा लिया है। ऐसे उम्मीद करते हैं हम आगे के टॉपिक को स्टार्ट करते हैं। जैसे कि आप जानते हैं हम लोकोमोशन के सारे टॉपिक्स को क्लियर कर चुके हैं, जिसमें हमने लोकोमोशन क्या होता है ये सारी चीज़ हमने डिस्कस कर ली है। अपने स्केलेटल सिस्टम को लेके बात की है, एक्सियल स्केलेटल, अपेंडिकुलर स्केलेटल, ये सारी चीज़ हम कंप्लीट कर चुके हैं। एंड हमने ये भी बात की कि हमारी बॉडी में टोटल नंबर ऑफ बोन कितनी है। ये तो हालांकि हम बचपन से देख रहे हैं, तो ये कोई नई बात नहीं है। इसमें नंबर ऑफ बोन के साथ हमने ये देखा कि कहाँ पर कितनी बोन डिस्ट्रीब्यूट होती है, डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ बोन्स की हमने बात की। देन उसके बाद हमने देखा क्या, किस बोन को हम किस नाम से बुलाते हैं। जैसे कि हमारा भी एक स्पेशल नाम होता है, इसी नाम से हमें आइडेंटिफाई किया जाता है। सेम हमारी बॉडी के हर एक बोन एंड हर एक ऑर्गन्स के आइडेंटिफिकेशन होती है, उनके नाम होते हैं जिसको हम उसके नाम से जानते हैं। सो ऐसी उम्मीद करते हैं कि अगर आपने लेक्चर्स लगाया है तो आपको ये सारी चीज़ क्लियर हो चुकी होंगी। चलिए, ये टॉपिक हमारा ऑलमोस्ट कंप्लीट हो चुका है। ये लास्ट हमारा इसका टॉपिक है, जिसमें हम बात करेंगे लोकोमोशन से रिलेटेड डिसऑर्डर्स को लेके। क्योंकि डिसऑर्डर्स को जानना वैसे ही जरूरी है जैसे हम किसी भी चीज़ को खरीदते हैं तो उससे पहले हम उसके एडवांटेज एंड डिसएडवांटेज को लेके डिस्कस करते हैं। क्यों? क्योंकि एडवांटेज है उसके, इसलिए हम उसे खरीद रहे हैं। डिसएडवांटेज क्या है ये इसलिए जानते हैं कि वो जो एडवांटेज है उसके, हम उसे सही तरीके से यूज कर सकें और डिसएडवांटेज से सतर्क रहें। सेम हम बॉडी में हर एक चीज को डिस्कस करेंगे और उसके रिलेटेड डिसऑर्डर्स की भी हम बात करेंगे, एंड ये किस कारण से हो जाता है ये बात करेंगे। चलिए, सो हम बिना टाइम वेस्ट किए आज के टॉपिक को स्टार्ट करेंगे। ये हमारा लास्ट टॉपिक रहेगा डिसऑर्डर्स को लेके। इसमें हम देखेंगे लोकोमोशन से रिलेटेड जितने भी डिसऑर्डर होते हैं उनकी हम बात करेंगे ऊपर ऊपर। देन जब हम डिसीज को अलग से डिस्कस करेंगे तो हम बात करेंगे कौन सी डिसीज किस कारण से होती है, इसका क्या उपचार है, ये सारी बातें। चलिए, सो हम बिना टाइम वेस्ट किए आगे के स्टार्ट कर देते हैं। ओके, सो आज हम बात करेंगे डिसऑर्डर्स को लेके। हम बात कर लेते हैं पहले कि हम इसमें कौन कौन से डिसऑर्डर को डिस्कस करने वाले हैं। फर्स्ट हम बात करेंगे फर्स्ट हम देखेंगे माइस्थेनिया ग्रेविस। देन उसके बाद हम देखेंगे मस्कुलर डिस्ट्रोफिन। एंड उसके बाद हम डिस्कस करेंगे टेटनस एंड टेटनी। एंड लास्ट हम डिस्कस करेंगे आर्थराइटिस। सो डिसऑर्डर्स में हम इन इंपॉर्टेंट डिसऑर्डर को लेके चलेंगे, डिसऑर्डर्स को जो बेसिक से है। पहला क्या, माइस्थेनिया ग्रेविस, हम इसको डिस्कस करेंगे ये कैसा डिसऑर्डर है, क्या होता है इसमें। देन उसके बाद मस्कुलर डिस्ट्रॉफी, मस्कुलर डिस्ट्रॉफी में क्या होता है, ये कैसे होता है, ये हम बात करेंगे। देन हम बात करेंगे टेटानी एंड सॉरी टेटनस, देन टेटानी एंड आर्थराइटिस। सो ये लोकोमोशन से रिलेटेड कुछ इंपॉर्टेंट डिसऑर्डर्स है जिसको आज हम डिस्कस करेंगे। देन यहाँ से हमारा टॉपिक कंप्लीट हो जाएगा। सो चलिए स्टार्ट करते हैं। फर्स्ट ऑफ ऑल हम डिस्कस करेंगे माइस्थेनिया ग्रेविस। ओके, सो चलते हैं हम माइस्थेनिया ग्रेविस की ओर। माइस्थेनिया ग्रेविस दिख रहा है क्लियर? यस। माइस्थेनिया ग्रेविस की अगर हम बात करें, सो ये एक ऑटो इम्यून डिसऑर्डर है। पहली तो हमें ये बात याद रखना है।
कैसा डिसऑर्डर है? ये एक ऑटो इम्यून डिसऑर्डर है। अब ऑटो इम्यून से हम क्या समझते हैं, पहले हम इसको बात कर लेते हैं। इम्यून जानते हैं आप क्या होता है? इम्यून सिस्टम। इम्यून सिस्टम बेसिकली हमारी बॉडी को प्रोटेक्ट करके रखता है। जितने भी वायरस एंड बैक्टीरियाज होते हैं जो हमारी बॉडी को हार्मफुल इफेक्ट पहुंचाते हैं या इस पे एक्ट कर देते हैं बेकार सा, जो नहीं करना चाहिए, तो उनसे प्रोटेक्ट करने के लिए जो इम्यून सिस्टम होता है वो काम करता है। मतलब इम्यून सिस्टम का मेन वर्क क्या है? हमारी बॉडी को प्रोटेक्ट करना। लेकिन ऑटो इम्यून में क्या होगा? इसका जस्ट अपोजिट। नॉर्मली इम्यून सिस्टम हमारी बॉडी को प्रोटेक्ट करके रखता है, लेकिन जहां वर्ड ऑटो आ जाए तो इसके अपोजिट काम करेगा। मतलब ये प्रोटेक्शन नहीं करेगा। अब प्रोटेक्शन क्यों नहीं करेगा? इसका काम तो प्रोटेक्शन करना है। तो कुछ ऐसे डिसऑर्डर्स हमारी बॉडी में क्रिएट हो जाते हैं या फिर ऐसे एंटीबॉडीज या सेल्स का फॉर्मेशन हो जाता है जिसके कारण बस हमारे इम्यून सिस्टम को हमारे खिलाफ ही काम करना पड़ता है। हमारे खिलाफ मतलब इसका नॉर्मल काम है मेरी बॉडी की सेल्स को प्रोटेक्ट करना, लेकिन ये प्रोटेक्शन की बजाय उसको डिस्ट्रॉय करने लगेगा, उसको खराब करने लगेगा, उसे मारने लगेगा। सो ऑटो इम्यून, जब भी वर्ड ऑटो आ जाए तो इम्यून का जस्ट अपोजिट, मतलब ऑटो इम्यून डिसऑर्डर का मतलब क्या होता है? ऐसा डिसऑर्डर जो हमारी बॉडी के इम्यून सिस्टम को हमारी ही सेल को मारने के लिए मजबूर कर दे। तो इस प्रकार के डिसऑर्डर को हम ऑटो इम्यून डिसऑर्डर कहते हैं। तो यहाँ से हमें ये बात याद रखनी है, इंपॉर्टेंट है ये, कि जो माइस्थेनिया ग्रेविस है ये एक ऑटो इम्यून डिसऑर्डर है, आ सकता है। एंड ऑटो इम्यून का मतलब क्या होता है? जब हमारी बॉडी का इम्यून सिस्टम हमारी ही सेल को मारने लग जाए तो ऑटो इम्यून डिसऑर्डर यहाँ पर क्रिएट होगा। अब ये ऑटो इम्यून डिसऑर्डर में ऐसा क्या हो जाता है? तो हम क्योंकि लोकोमोशन पढ़ रहे हैं, तो नॉर्मली हमें कुछ बातें पता हैं। क्या पता है हमें? हमें तो नहीं पता, पता है। हमने स्टार्टिंग से जब देखा था लोकोमोशन को, तो हमने क्या देखा था? बॉडी में लोकोमोशन मतलब आप क्या समझते हैं? मूवमेंट। टाइम के रिस्पेक्ट में जो आप मूवमेंट कर रहे हैं, मैं यहाँ से यहाँ घूम रही हूँ, आपको पढ़ा रही हूँ, आपको लिख के दिखा रही हूँ, तो ये मूवमेंट हो रहा है बॉडी में, तो इसी को हम लोकोमोशन कहेंगे ना। तो लोकोमोशन कब तक नहीं हो सकता है? जब तक हमारी नर्व सेल्स सेंस नहीं करेंगी, हमारी सेंसरी नर्व सेल्स जो होती है जब तक सेंस नहीं करेंगी तो मेरे ब्रेन को पता नहीं चलेगा कि मुझे किस सेल को या किस ऑर्गन को मूवमेंट कराना है। एंड मूवमेंट कराने के लिए उसे कमांड देना पड़ेगा। कमांड, तो कमांड जब तक नहीं होगा तो इसमें मूवमेंट नहीं होगा। सो नॉर्मली हमारी नर्व सेल कैसे काम करती हैं? ये अगर हमारी नर्व सेल है, स्ट्रक्चर तो आपने देखा होगा स्टार्टिंग से, हम बार बार स्ट्रक्चर को लेके नहीं चलेंगे। और अगर ये हमारी मसल सेल है, ये क्या है हमारी? ये जो नर्व सेल है ये पहले क्या करती है? एक नर्व सेल मानिए एक यहाँ पर है, जैसे इसको कॉन्ट्रैक्शन कराना है मुझे, जैसे मुझे इस हाथ को उठाना है, यहाँ पर रखना है, तो उसके लिए मुझे कॉन्ट्रैक्शन कराना पड़ेगा। कॉन्ट्रैक्शन कब होगा? एक नर्व सेल क्या करेगी? सेंस करेगी कि मेरे इस हाथ को मुझे कॉन्ट्रैक्शन कराना है, तो ये ब्रेन तक लेके जाएगी। क्या करेगी? ये ब्रेन तक। ये क्या है? हमारा ब्रेन है। ब्रेन तक लेके जाएगी। अब ब्रेन दूसरी नर्व सेल से इसको कमांड देने का काम करेगा। ये जो दूसरी नर्व सेल, देखिए पहली बात आपको याद रखना है, जो नर्व सेल सेंस करती है उसे हम सेंसरी नर्व सेल बोलते हैं, एंड जो कमांड देती है उसे हम मोटर नर्व बोलते हैं। ये हमने स्टार्टिंग से बात कर लिया है, तो आपको इसमें कोई डाउट नहीं होगा। क्लियर? सेंसरी नर्व सेंस करेगी एंड कमांड देने वाली मोटर नर्व सेल्स कमांड देगी। यहाँ पे इसका क्या काम होता है? ये सेंस करके कमांड देगा। एंड कमांड कैसे देगा? ये केमिकल का सिक्रीशन करता है, जिस केमिकल को हम क्या बोलते हैं? न्यूरो ट्रांसमीटर। क्लियर? सारे न्यूरोट्रांसमीटर के अलग अलग नाम होते हैं। जब हम मतलब और जिस ऑर्गन पे यूज करते हैं, जैसे यहाँ पर मसल सेल का कॉन्ट्रैक्शन कराना है स्केलेटल मसल पे तो अलग न्यूरोट्रांसमीटर होगा, स्मूथ मसल पे कराना है तो अलग न्यूरोट्रांसमीटर होगा। तो अलग अलग न्यूरोट्रांसमीटर यूज होंगे अलग अलग ऑर्गन के या मसल्स के हिसाब से। ये अभी हम बात नहीं करेंगे, क्योंकि जब हम डिस्कस करेंगे कहाँ पर कौन से न्यूरोट्रांसमीटर का सिक्रीशन हो रहा है तो उसका हम स्पेसिफिक नाम डिस्कस करेंगे। अभी बस हमें इतना याद रखना है, मसल सेल को कॉन्ट्रैक्शन कराने के लिए मोटर नर्व कमांड देता है एंड इस केमिकल को सिक्रीट करता है, जिसे हम बोलते हैं न्यूरोट्रांसमीटर। फिर क्या होता है? ये जो हमारी मसल सेल है इसके ऊपर कुछ रिसेप्टर बैठे होते हैं, जैसे सीड्स बोलते हैं। मतलब जैसे आप मानिए सीड है, एक सीट है जहाँ पे आप बैठते हैं, तो ऐसे न्यूरोट्रांसमीटर को बैठने के लिए एक सीट चाहिए, जैसे हम क्या बोलते हैं? रिसेप्टर। क्लियर? इन्हें बोलते हैं हम रिसेप्टर। ये जो केमिकल है न्यूरोट्रांसमीटर इन रिसेप्टर से आके बाइंड हो जाता है
और जैसे ये बाइंड होता है तो प्रोसेस डीपोलराइजेशन की स्टार्ट हो जाती है। डीपोलराइजेशन क्या होता है? कॉन्ट्रैक्शन ऑफ मसल। कैसे होता है इसका मैकेनिज्म हम देख चुके हैं, प्रोसेस देख चुके हैं कि जैसे ये रिसेप्टर बाइंड होते हैं रिसेप्टर से केमिकल, तो क्या क्या चीज़ नहीं हो जाती, इसके कारण ये कॉन्ट्रैक्ट हो जाती है। ये हम डिस्कस नहीं करेंगे, क्लियर है? चलिए, तो इतनी बात आपको समझ में आई। अब हमें बात करने में टॉपिक से दूर नहीं जाना है, हम बात कर रहे हैं डिसऑर्डर्स में माइस्थेनिया ग्रेविस की। सो नॉर्मली हमारी बॉडी में नर्व सेल्स जो कमांड देता है, मोटर नर्व सेल, वो केमिकल का सिक्रीशन करता है, न्यूरोट्रांसमीटर। ये न्यूरोट्रांसमीटर इन रिसेप्टर से आके बाइंड हो जाते हैं एंड यहाँ पे डीपोलराइजेशन मतलब कॉन्ट्रैक्शन ऑफ मसल स्टार्ट हो जाता है। एंड इस जंक्शन को हम क्या बोलते हैं? न्यूरोमस्कुलर जंक्शन। क्लियर है? इसे हम क्या बोलते हैं? न्यूरोमस्कुलर जंक्शन। अब क्या होता है जब ऑटो इम्यून डिसऑर्डर मतलब कि माइस्थेनिया ग्रेविस आपकी बॉडी में क्रिएट होता है, तो आपकी बॉडी में कुछ स्पेशल टाइप्स की एंटीबॉडीज का फॉर्मेशन होने लगेगा। मतलब मान लीजिए आपकी बॉडी में यहाँ कहीं भी कर देते हैं, यहाँ पर आपकी बॉडी में एबनॉर्मल एंटीबॉडीज एबनॉर्मल एंटीबॉडीज का फॉर्मेशन हो गया। किसका? एबनॉर्मल एंटीबॉडीज का। अब ये एबनॉर्मल एंटीबॉडीज, नॉर्मली तो एंटीबॉडीज अच्छा सा काम करती है, ये क्या है? एब क्लियर? एबनॉर्मल एंटीबॉडीज क्या करेंगी? नॉर्मल एंटीबॉडीज हमारी बॉडी को प्रोटेक्ट करके रखेंगी। ये एबनॉर्मल एंटीबॉडीज हमारी बॉडी के खिलाफ काम करने वाली हैं। कैसे? ये छुपते छुपाते कहाँ तक पहुंचेंगी? इन रिसेप्टर तक। एंड ये रिसेप्टर को क्या कर देंगी? गायब कर देंगी। कैसे कर देंगी? चलिए हम आपको अगली स्लाइड पे दिखाते हैं। ये क्या है? हमारा नर्व सेल है, ये केमिकल का सिक्रीशन कर रहा है और यहाँ हमारी मसल सेल है बैठी हुई है। और फर्दर किसी कारणवश हमारी बॉडी में एबनॉर्मल एंटीबॉडीज का फॉर्मेशन हो गया है। क्या है ये? एबनॉर्मल एंटीबॉडीज जैसे ही बन जाएंगी तो यहाँ पे ये जो रिसेप्टर लगे हैं ना, ये चुपचाप से आएंगी और इसको डिस्ट्रॉय कर देंगी इन रिसेप्टर को। क्लियर? पूरा ही जाएगा। तो क्या होगा अब जब ये एबनॉर्मल एंटीबॉडीज आ चुकी है यहाँ पर, सॉरी जब एबनॉर्मल एंटीबॉडीज का फॉर्मेशन हो गया है तो क्या होगा? ये रिसेप्टर को गायब कर देंगी। अब जब सीट ही नहीं है तो केमिकल आके बैठेगा कहाँ? और जब तक केमिकल नहीं बैठेगा तो यहाँ पे कॉन्ट्रैक्शन किसी भी हालत में नहीं होगी। आपको ये बात याद रखनी है। क्लियर? सो ये एबनॉर्मल एंटीबॉडीज आके यहाँ पर गायब कर देंगे, रिसेप्टर को डिस्ट्रॉय कर देंगे, क्योंकि एक ऑटो इम्यून डिसऑर्डर है। सो ये केमिकल लगातार सिक्रीट होता तो रहेगा लेकिन किसी मतलब का नहीं है, बेस्ड है। मतलब इसका मतलब ये है कि आपका ब्रेन सेंस कर पा रहा है कि आपको कॉन्ट्रैक्शन कराना है इस हाथ को, लेकिन यहाँ रिसेप्टर नहीं है। और जब तक रिसेप्टर नहीं होगा तो आप कितना भी केमिकल को सिक्रीट करें, कितना भी आपका ब्रेन कमांड दे, ये मसल्स कॉन्ट्रैक्ट नहीं होगी। ऐसा आपने कहाँ देखा है? सोचा है कभी कि कोई इंसान चाहता है मुझे अपने हाथ पैरों को उठाना है लेकिन बेचारा वो नहीं उठा पा रहा है? इस सिचुएशन में ये कहाँ पे, मतलब कहाँ पे देखने को मिलता है? ये सिचुएशन हमें ये देखने को मिलती है हमें पैरालिसिस में। आपने पैरालिसिस के पेशेंट को देखा होगा, या तो वो बिना काम के हाथ हिलाते रहते हैं या फिर वो चाहते हैं हाथ हिलाना लेकिन वो नहीं हिला पाते। क्यों? क्योंकि उनकी बॉडी में माइस्थेनिया ग्रेविस क्रिएट हो गया है। क्या क्रिएट हो गया है? माइस्थेनिया ग्रेविस किस कारण क्रिएट हुआ है? एबनॉर्मल एंटीबॉडीज के कारण, क्योंकि हमारे इम्यून सिस्टम को दिक्कत कर रही है। अब क्लियर? सो ये कैसा है? एक ऑटो इम्यून डिसऑर्डर है। सॉरी, थोड़ी सी गड़बड़ी हो जाती है लिखने में, कोई बात नहीं। क्या है ये? क्लियर है? इतनी बात आपको समझ में आ गई? सो आई होप आपने माइस्थेनिया ग्रेविस को डिस्कस कर लिया है। हम देख लेते हैं पीछे हमने क्या क्या देखा। क्लियर? सो हमने क्या देखा? डिसऑर्डर्स की हम बात कर रहे हैं। डिसऑर्डर्स में हमने माइस्थेनिया ग्रेविस को क्लियर कर लिया है। माइस्थेनिया ग्रेविस क्या होता है? पहली बात तो ये कि एक ऑटो इम्यून डिसऑर्डर है। ऑटो इम्यून का मतलब जब हमारी इम्यून सिस्टम अपोजिट वर्क करने लगे हमारी बॉडी के अगेंस्ट, तो ऑटो इम्यून डिसऑर्डर्स क्रिएट हो जाएगा। तो माइस्थेनिया ग्रेविस एक ऑटो इम्यून डिसऑर्डर है। देन ये जो हमारी मोटर नर्व्स है,
इनका काम होता है केमिकल को सिक्रीट करना, जिसे हम न्यूरोट्रांसमीटर कहते हैं। ये रिसेप्टर से बाइंड हो जाती है, रिसेप्टर से बाइंड होने के बाद कॉन्ट्रैक्शन स्टार्ट हो जाती है। लेकिन क्या होता है माइस्थेनिया ग्रेविस में ये एबनॉर्मल एंटीबॉडीज जी फॉर्म हो जाती है, इनका फॉर्मेशन हो जाता है। जब ये फॉर्म होती है तो यहाँ पे जो रिसेप्टर है इन्हें गायब कर देती है, उठा के ले जाती है चुपचाप से। और जब ये चली जाती है रिसेप्टर, तो ये केमिकल कितना भी सिक्रीट हो, यहाँ पे कॉन्ट्रैक्शन नहीं होगा, कॉन्ट्रैक्शन ऑफ मसल रुक जाएगा। इसका एग्जाम्पल क्या है? पैरालिसिस आपको याद रखना है। क्या है इसका एग्जाम्पल? पैरालिसिस इसका एग्जाम्पल है अच्छा खासा। क्लियर है? चलिए, सो अब हम बात करेंगे नेक्स्ट डिसऑर्डर, जिसको हम बोलते हैं क्या? मस्कुलर डिस्ट्रॉफी। क्या देखेंगे नेक्स्ट हम? मस्कुलर डिस्ट्रॉफी। राइटिंग थोड़ा आपको नहीं समझ में आए तो आप कमेंट करके बता सकते हैं। मस्कुलर डिस्ट्रॉफी में हमें याद क्या रखना है? पहली बात हम ये करेंगे, हाईलाइट करते हैं जो चीज इंपॉर्टेंट है। ये एक कैसा डिसऑर्डर है, ये बात याद रखना है पहले हमें। दिस इज अ जेनेटिक डिसऑर्डर। याद रखना, माइस्थेनिया ग्रेविस ऑटोइम्यून डिसऑर्डर है, जबकि मस्कुलर डिस्ट्रॉफी एक जेनेटिक डिसऑर्डर है। मतलब ये जनरेशन टू जनरेशन ट्रांसफर होता है, आपको याद रखना है। ये मतलब पेरेंट्स से ट्रांसफर हो सकता है, लेकिन 100% नहीं कह सकते किसी के पेरेंट्स को मस्कुलर डिस्ट्रॉफी है तो उसके बच्चे को भी होगा, लेकिन मैक्सिमम हो जाता है क्योंकि एक जेनेटिक डिसऑर्डर है, क्योंकि ये जनरेशन टू जनरेशन ट्रांसफर होता है। अब ये होता कैसे है इसकी बात करें, मतलब किस कारण ये क्रिएट हो जाता है और कैसा दिखाई देता है। अच्छा, आपको माइस्थेनिया ग्रेविस क्लियर हो गया होगा। पैरालिसिस इसका एग्जांपल है, जिसको पैरालिसिस है तो आप बोल सकते हैं कि ये माइस्थेनिया ग्रेविस से शिकार है, इसको ये डिसऑर्डर है। लेकिन अब बात करें हम मस्कुलर डिस्ट्रॉफी की, तो दिखता कैसा है पहले हम ये बात करते हैं और किस कारण होता है फिर ये। पहली बात आपको ये याद रखना है, ये एक जेनेटिक डिसऑर्डर है। क्लियर? दूसरी बात आपको ये याद रखनी है, याद नहीं आपको पहले जान लीजिए, जो मस्कुलर डिस्ट्रॉफी होता है वो कैसा होता है। इसका पेशेंट ऑलमोस्ट आपको व्हील चेयर पे दिखाई देगा, या फिर बेचारा व्हील चेयर पे नहीं भी है तो वो ज्यादा अच्छे से अपना वर्क नहीं कर पाएगा। देखा होगा आपने बहुत से पेशेंट को जिनके हाथ में क्रिपल, मतलब वो क्रिपल होते हैं। क्रिपल मतलब जो नॉर्मल मेरे ऐसे हाथ है, ऐसे ना होकर थोड़े से ऐसे होंगे जकड़े। मैं चाहती हूँ उन्हें खोलना पर इसे नहीं खोल पाती हूँ, मतलब रिलैक्स नहीं कर पा अपने ऑर्गन्स को। जब रिलैक्स नहीं कर पाएंगे तो वो क्रिपल हो जाएंगे। अब ये पैरों में भी देखने को मिल सकता है, हाथों में भी, गर्दन के साइड भी, कहीं भी, मतलब अजीब सी बॉडी का फॉर्मेशन या स्ट्रक्चर हो जाता है। सो मस्कुलर डिस्ट्रॉफी जो डिसऑर्डर है एक जेनेटिक डिसऑर्डर है, और इसके पेशेंट ऑलमोस्ट व्हीलचेयर पे होते हैं। क्या होता है इस डिसऑर्डर में? इस डिसऑर्डर में हमारी जो मेम्ब्रेन होती है, मसल्स की मेम्ब्रेन, वो बहुत ज्यादा वीक हो जाती है। मस्कुलर मेम्ब्रेन जब वीक होती है तो हमारी सारी मसल सेल वीक हो जाती है, तो अपने काम ढंग से नहीं कर पाती है, मतलब रिलैक्सेशन कॉन्ट्रैक्शन नहीं हो पाता है, वो सिकुड़ने लगती है। हमारे जो फूड वाला पाइप है, पूरा डाइजेस्टिव सिस्टम, ये भी वीक हो जाता है क्योंकि मसल्स वीक हो रही हैं। रेस्पिरेटरी ट्रैक भी वीक हो जाता है क्योंकि मसल्स वीक हो रही हैं। तो ऐसे पेशेंट ज़्यादा टाइम तक नहीं जीते, लेकिन जी जाते हैं, फिर भी नहीं कह सकते उनकी लाइफ कितनी होती है। चलिए, तो हम बात करते हैं अब कि ये किस कारण क्रिएट हो जाता है। आपने थोड़ा बहुत इमेजिनेशन कर लिया होगा। नेक्स्ट टॉपिक में हम आपको इसकी पिक्चर्स दिखाएंगे कि कैसा दिखता है इसका पेशेंट। क्लियर है? तो मस्कुलर डिस्ट्रॉफी जो है ये एक फॉल्टी जीन के कारण होता है। हमारी बॉडी में कई सारे क्या होते हैं, प्रोटीन्स का फॉर्मेशन होता है, जिनमें से एक प्रोटीन क्या है हमारा, जिसे हम बोलते हैं डिस्ट्रोफिन। ये डिस्ट्रोफिन प्रोटीन होता है जिसका फॉर्मेशन होता है, और मतलब जब इसका फॉर्मेशन रुक जाता है, नॉर्मली हमारी बॉडी में कई सारे प्रोटीन होते हैं जिसमें से एक प्रोटीन डिस्ट्रोफिन होता है। जब ये प्रोटीन का फॉर्मेशन रुक जाता है, मतलब नहीं हो पाता है, तो हमारी बॉडी में डिस्ट्रोफिन, मस्कुलर डिस्ट्रॉफी क्रिएट हो जाती है। क्यों रुक जाता है? क्योंकि हमारी बॉडी में डिस्ट्रोफिन प्रोटीन को क्रिएट कौन करता है? प्रोटीन टी है ये। डिस्ट्रोफिन जीन। क्लियर? ये जीन हमारी बॉडी में डिस्ट्रोफिन प्रोटीन को क्रिएट करता है, ये बात आपको याद रखना है। और एक इंपॉर्टेंट बात क्या याद रखनी है, नोट करना है आपको, कि दिस इज अ लार्जेस्ट जीन।
इन ह्यूमन बॉडी, मतलब ये ह्यूमन बॉडी का सबसे लार्जेस्ट जीन होता है डिस्ट्रोफिन, और जब यही जीन फॉल्टी हो जाए, जब यही जीन फॉल्टी हो जाए तो प्रोटीन का फॉर्मेशन, मतलब डिस्ट्रोफिन प्रोटीन का फॉर्मेशन रुक जाएगा और जेनेट मतलब ये मस्कुलर डिस्ट्रोफिन क्रिएट हो जाएगा। क्लियर है, आपकी बात समझ में आई? चलिए, सो हमने डिस्कस कर लिया है मस्कुलर डिस्ट्रॉफी, बड़ा ही छोटा सा ही टॉपिक, ज़्यादा बड़ा नहीं है, आपको याद रखना है। ये एक जेनेटिक डिसऑर्डर है, पहली बात तो ये। दूसरा, ये किसके कारण होता है? जब हमारा डिस्ट्रोफिन प्रोटीन होता है जो, वो रुक जाता है इसका फॉर्मेशन, तो ये क्रिएट हो जाता है। क्यों रुक जाता है? क्योंकि डिस्ट्रोफिन प्रोटीन को क्रिएट करता है जिस डिस्ट्रोफिन जीन, जो कि बॉडी का सबसे लार्जेस्ट जीन होता है। जब यही जीन फॉल्टी हो जाता है तो क्या होता है? इसका फॉर्मेशन रुक जाता है। अच्छा, हम ये देख लेते हैं अभी फॉर्मेशन रुक जाता है कि ये जो डिस्ट्रोफिन प्रोटीन है प्रेजेंट कहाँ होता है ना? तो आपने बात की होगी मसल सेल की, देखी होगी आपने, अगर सारे लेक्चर्स को लगाए तो हमने मसल सेल को डिस्कस किया था। इसकी आउटर मेम्ब्रेन को हम क्या बोलते हैं? सार्कोलेमा। एंड इनर साइड में यहाँ पर थ्रेड्स पड़े होते हैं जिन्हें हम बोलते हैं क्या? मायोफाइब्रिल। ये एक पूरी सेल को हम मायोफाइबर बोलते हैं। ये क्या है? मायोफाइबर्स। एंड ये है मायोफाइब्रल्स। क्लियर? इन मायोफाइब्रल्स में ऐसे ऐसे कंपार्टमेंट होते हैं, सेगमेंट होते हैं, जिसे हम क्या बोलते हैं? आई थिंक सार्कोमेयर बोलते हैं, कंफर्म तो मुझे याद नहीं आ रहा है। जिनके बीच में क्या होता है? ऐसे फिलामेंट होते हैं, थिक फिलामेंट। आपने देखा होगा तो आपको बहुत अच्छे से याद आ रहा होगा जिनने लेक्चर लगाया है। एंड दूसरे होते हैं यहाँ पे हमारे थिन फिलामेंट। सो इन फिलामेंट से ये जो प्रोटीन होता है ना, डिस्ट्रोफिन प्रोटीन, ऐसे जुड़ा होता है सार्कोमेयर से। ये क्या है? डिस्ट्रोफिन प्रोटीन बाइंड होता है, और इस मेम्ब्रेन पे कई सारे प्रोटीन्स होते हैं ऐसे। इन प्रोटीन को ये पकड़ के रखता है, जिसके कारण ये मेम्ब्रेन जो है ना मजबूती बनाए रखती है। लेकिन जब ये प्रोटीन ही रुक नहीं रहता है हमारी इस बॉडी में, ये जो डिस्ट्रोफिन प्रोटीन है फॉल्टी हो जाता है जीन, जिस कारण ये प्रोटीन का फॉर्मेशन रुक जाता है, चला जाता है प्रोटीन। सो ये जो मजबूती देता है मेन बेस को, इसके मेम्ब्रेन को, तो ये मेम्ब्रेन की मजबूती चली जाती है, मतलब वीक हो जाती है, जिसके कारण से हमारी पूरी मसल सेल वीक होने लगती है, उनकी मेम्ब्रेन, और हमारी बॉडी में डिस्ट्रोफिन क्रिएट हो जाता है। क्लियर है? इतनी बात आपको समझ में आई? अब हम नेक्स्ट बात करेंगे, हमारा डिसऑर्डर है टेटनस। क्लियर? टेटनस एक बैक्टीरियल इन्फेक्शन है जो कि क्लॉस्ट्रीडियम टेटानी के कारण क्रिएट हो जाता है। यहाँ पे आई आएगा। क्लियर? क्लॉस्ट्रीडियम टेटानी के कारण क्रिएट होता है ये डिसऑर्डर। कैसे हो जाता है ये बात करें हम तो वाई डीप कट, जब हमारी बॉडी में डीप कट लगता है तो ये क्रिएट हो जाता है। अब जब डीप कट लगता है तो ये जब क्लॉस्ट्रीडियम टेटानी इंटर करता है बॉडी में, तो क्या एक पैथोजेंस, मतलब कि एक टॉक्सिन बनाने लगता है। क्या बनाता है? टॉक्सिन का फॉर्मेशन करने लगता है। इस टॉक्सिन को हम क्या बोलते हैं? टेटानो। गलत हो गई यार ये स्पेलिंग। इसको हम बोलते हैं टेटानो स्पर्मीन। टेटानो स्पर्मीन। क्लियर? ये याद रखना है आपको, बस ये, इसमें कुछ नहीं है, बस इतनी बात याद रखने वाली है। क्या है जो टेटनस होता है? ये कैसा डिसऑर्डर है? ये बैक्टीरियल इन्फेक्शन है, बैक्टीरियल डिसऑर्डर है जो
किसके कारण? क्लॉस्ट्रीडियम टिटानी के कारण क्रिएट होता है। जब ये वायरस हमारी बॉडी में इंटर करता है क्लॉस्ट्रीडियम टिटानी, तो हमारी बॉडी में टेटनस क्रिएट होता है। अभी कहाँ पाया जाता है? तो हमारी बॉडी इन्वायरमेंट में देखा जाए तो हर कहीं सॉइल में रस्ट, मतलब किसी भी लोहे पर जंग लग गई तो वहां पर भी इसके स्पोर्स मिलेंगे आपके उस बैक्टीरिया के। क्लियर? कैसे इंटर करता है? वाई डीप कट। आपको जब किसी भी चीज का गहरा कट लग जाए लोहे से, किसी भी चीज से, और उस लोहे पे अगर जंग लगी है, उस पर रस्ट है, तो हो सकता है इसके आपको स्पोर्स मिल जाए क्लॉस्ट्रीडियम टिटानी के, और आपकी बॉडी में जैसे ही एंटर करेगा तो ये एक टॉक्सिन को प्रोड्यूस करने लगता है, जैसे हम बोलते हैं टेटेनोस्पर्मीन। क्लियर है? सो ये डिसऑर्डर क्रिएट हो जाता है यहाँ से इस प्रकार से। अब ये इसको हम ना क्या, ये कैसा दिखाई देता है, मतलब जब भी ये इंटर करता है तो टॉक्सिन बनाने लगता है, जिसके कारण हमारे जो मसल्स है ना, क्या होता है मसल्स में, ये हम बात कर लेते हैं। नॉर्मली ये हमारी नर्व सेल है, ये क्या करती है? मसल्स को कॉन्ट्रैक्शन करवाती है। जब टेटनस होता है तो इसमें क्या होने लगता है? मसल सेल में सस्टेन्ड कॉन्ट्रैक्शन होता है। इसमें सस्टेन्ड कॉन्ट्रैक्शन का मतलब होता है एक बार अगर ये कॉन्ट्रैक्ट हो जाए तो फिर ये रिलैक्स नहीं होगा। मतलब यहाँ पर लगातार कॉन्ट्रैक्शन हो गया है, इस रिसेप्टर भी है टेटनस में, लेकिन क्या होगा, एक बार कॉन्ट्रैक्शन हो गया तो फिर ये रिलैक्स नहीं हो पाएगा। एक बार मसल्स को कॉन्ट्रैक्ट करा दो, रिलैक्स नहीं होगा। तो ये आपने देखा होगा किसी किसी का मुंह जो है ना एकदम ऐसा जकड़ जाता है, मतलब वो चाहे ना खोलने की तो नहीं खुलता है। तो इसको हम क्या बोलते हैं? टेटनस को लॉक जो भी बोलते हैं। याद रखना है, यहाँ से क्वेश्चन आ सकता है कि किस डिसऑर्डर को हम लॉक जो के नाम से जानते हैं, तो टेटनस को। क्लियर है? इतनी बात समझ में आई कि इसमें सस्पेंड कॉन्ट्रैक्शन होता है, बस आपको इतनी बात रखना, याद रखना है। नेक्स्ट हम बात करें टिटानी की। सो ये कैसा है? हाइपो, आपको याद रखना है कुछ बातें कि ये हाइपोकैल्साइनिक है, मतलब लेस कैल्शियम के कारण ये क्रिएट होता है। किसके कारण? के कारण ये क्रिएट होता है। क्या होता है, अगर ये हमारी मसल सेल है तो यहाँ पे हमारे एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम को सार्कोप्लाज्मिक रेटिकुलम कहते हैं, ये कैल्शियम का सिक्रीशन करते हैं। इसके अलावा भी हमारी सेल के या मसल्स के आउटर साइड में कैल्शियम का सिक्रीशन होता है। ऐसे जब इस कैल्शियम का सिक्रीशन लेस हो जाए, एक्स्ट्रा साइड के सेल का, जो एक्सटर्नल साइड में जो कैल्शियम का फॉर्मेशन होता है वो कम हो जाए, तो हमारी बॉडी में टेटानी क्रिएट हो जाता है। अब इसमें क्या होता है, उसमें क्या होता था, उसमें मसल सेल में सस्पेंड कॉन्ट्रैक्शन होता था, लेकिन इसमें इसका अपोजिट, इसमें वाइल्ड कॉन्ट्रैक्शन होता है या स्पैज्म। क्लियर? इसमें वाइल्ड स्पैज्म होता है, मतलब ये एक बार ये ना रिलैक्स होगी लेकिन ये कॉन्ट्रैक्शन नहीं कर पाएगी। उसमें टेटनस में क्या है, इसमें ना उस टेटनस में सस्पेंड कॉन्ट्रैक्शन होता है, स्पर्जम होता है। इसमें ना एक बार कॉन्ट्रैक्ट हो जाए तो रिलैक्स नहीं होता है, मतलब लॉक जो उसका एक एग्जांपल है। लेकिन टेटानी में क्या होता है, ये ना रिलैक्स होता है लेकिन कॉन्ट्रैक्शन नहीं हो पाता, जो जल्दी जल्दी रिलैक्स होता है। ऐसे 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 देखा अपना, अपने पेशेंट को ऐसे 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 करते रहते हैं, ऐसे 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 उनकी हैबिट बन जाती है, मतलब उनमें रिलैक्सेशन हो रहा है लेकिन कॉन्ट्रैक्शन नहीं हो पा रहा उनके अकॉर्डिंग। तो इसलिए वो अनवांटेड रिएक्शन देते हैं, मतलब नहीं चाहते हाथ को हिलाना तो ऐसे ऐसे हिला रहे हैं, गर्दन को हिला रहे हैं, मुंह को हिला रहे हैं। तो टेक्निक का एग्जाम्पल है। क्लियर है? आपको ये बात समझ में आई? लास्ट बात करेंगे हम आर्थराइटिस किसकी? आर्थराइटिस। आर्थराइटिस की हम बात करें, आर्थराइटिस क्या है पहले तो हम ये डिस्कस कर लेते हैं। ये इसका मतलब क्या होता है? इसमें अर्थ एंड्राइटिस दो शब्दों से मिलकर बनता है, आर्थ्रो एंड दूसरा होता है आइटिस। इसमें आर्थ्रो का मतलब होता है जॉइंट, आइटिस का मतलब होता है इन्फ्लामेशन। सो नॉर्मल हम बोल सकते हैं आर्थराइटिस क्या है?
Arthritis is the inflammation of joint. क्लियर? इतनी बात आपको समझ में आई? ज्वाइंट लिखना भूल गया आई थिंक मैं. यस, इन्फ्लामेशन ऑफ ज्वाइंट. अब हम बात करें टाइप्स ऑफ आर्थराइटिस की, यहाँ भी हम डिस्कस कर ही लेते हैं. तो इसमें हम देखेंगे पहला होता है गाउट, देन सेकंड होता है रूमेटॉइड, एंड थर्ड होता है ऑस्टियोआर्थराइटिस. क्लियर? इतनी बात आपको समझ में आई? जिसमें गाउट क्या होता है, कुछ कुछ बस ये बात है आपको. इन्फ्लामेशन ऑफ ज्वाइंट अर्थराइटिस का मतलब टाइप्स में थोड़ा सा अलग ये होगा. जो गाउट होता है इसमें ये होता है कि अगर ये हमारी मसल है, सॉरी बोन है, सो बोन के ज्वाइंट के बीच में क्या होगा, यहाँ पे क्या होती है, मेम्ब्रेन होती है जिसे हम साइनोवियल मेम्ब्रेन बोलते हैं. ये क्या है? साइनोवियल मेम्ब्रेन. ये क्या करती है, फ्लूइड को सिक्रीट करती है, जैसे साइनोवियल फ्लूइड कहते हैं, जिसके कारण लुब्रिकेशन बना रहता है. लेकिन जो अर्थराइटिस होता है, जिसमें एक टाइप होता है गाउट, इसमें क्या होने लगता है, हमारी बॉडी में यूरिक एसिड कलेक्ट होने लगता है. क्या होता है? यूरिक एसिड ऐसे ज्वाइंट के बीच में आके कलेक्ट होने लगता है, इसके पार्टिकल्स. अब ऐसा मान लीजिए आप रेत पत्थर पे गिर गए, रगड़ा गए, या फिर रेत पे आपके पैर या हाथ को कोई रगड़े, तब वो कितना दर्द होगा. सेम ज्वाइंट के बीच में जब ये इसके क्रिस्टल आके कलेक्ट हो जाते हैं, डिपोजिट हो जाते हैं यूरिक एसिड के, सो यहाँ पे जब भी आप मूवमेंट करते हैं तो यहाँ पे बहुत पेनफुल मूवमेंट होता है. अब ये क्यों होता है? जब यूरिक एसिड कलेक्ट होने लगता है. क्या है ये? यूरिक एसिड. यूरिक एसिड क्यों कलेक्ट होने लगता है? ये एक बेस प्रोडक्ट है, अमोनिया हमारी बॉडी से सिक्रीट होता है, लेकिन ये भी आप बात जानिए कि हमारी बॉडी में कुछ % यूरिक एसिड का फॉर्मेशन भी होता है. जब हमारी किडनी अच्छे से प्रॉपर वर्क नहीं कर पाती है और यूरिक एसिड को नहीं छान पाती, बाहर नहीं निकाल पाती है बॉडी से, तो ये आकर इसका सबसे फेवरेट प्लेस होता है ज्वाइंट. ज्वाइंट के बीच में आके कलेक्ट होने लगता है, डिपोजिशन होने लगता है यूरिक एसिड का. क्या होने लगता है? डिपॉजिट होने लगता है, डिपोजिशन. क्लियर? फिर अब ये होता है गाउट एक प्रकार. बस आपको याद रखना है, जब यूरिक एसिड इन ज्वाइंट के बीच में से कलेक्ट होने लगेगा, क्रिस्टल्स बना लेगा, तो यहाँ पे क्या होता है, मूवमेंट बहुत पेनफुल होता है. ये गाउट का एक मतलब आर्थराइटिस का एक टाइप है गाउट. नेक्स्ट है हमारा रूमेटॉइड. इसमें क्या होता है, हम ये बात करें तो इसको हम यहाँ डिस्कस करते हैं. यहाँ पर भी कुछ इसी प्रकार से होता है, लेकिन ये थोड़ा सा ऑटो इम्यून होता है. यहाँ पे मसल्स के बीच में क्या होने लगता है, यूरिक एसिड कलेक्ट तो होता है लेकिन टाइप अलग है. रूमेटॉइड जो है आपको याद रखना है, ये एक ऑटो इम्यून डिसऑर्डर है. इसका मतलब ये है कि यहाँ पर भी क्या होता है, एबनॉर्मल एंटीबॉडीज फॉर्म्ड होने लगती हैं और यहाँ पर ये अटैक करने लगती हैं. जब इस पे अटैक करती हैं तो ये जो मेम्ब्रेन है इसकी डैमेज होने लगती है. साइनोवियल मेम्ब्रेन जो है क्या होने लगती है, डैमेज होने लगती है. अब जब ये मेम्ब्रेन डैमेज होने लगती है और मतलब एबनॉर्मल एंटीबॉडीज एक्सपेक्ट करती हैं, तो यहाँ पर भी क्या यूरिक एसिड का फॉर्मेशन होने लगता है. ये जो मेम्ब्रेन है ये यूरिक एसिड का सिक्रीशन करने लगती है साइनोवियल फ्लूइड की वजह, क्योंकि डैमेज हो गई है. तो यहाँ पर भी इसके पार्टिकल्स कलेक्ट हो जाएंगे और यहाँ पर भी ज्वाइंट का जो मूवमेंट है बहुत ज़्यादा पेनफुल होगा. थर्ड जो है ऑस्टियोआर्थराइटिस, ये ओल्ड एज है. क्या है ये? ओल्ड एज. बस आपको ये याद रखना, ओल्ड एज मतलब ये एज के साथ हो जाता है, मतलब जैसे जैसे एज बढ़ती है तो हो जाता है. अभी क्या होता है इसमें, ये हम बात करें, इसमें आपकी ये अगर बोन है, बोन बेसिकली क्या करती है, कैल्शियम से बनी होती है. लेकिन जब आपकी बॉडी में, आपके ब्लड में कैल्शियम लेस होने लगता है, मतलब कैल्शियम की वैल्यू कम होने लगती है, तो यहाँ से ये घुलने लगती है, कैल्शियम बनाने लगती है और ब्लड में कैल्शियम की मात्रा को कंप्लीट करने लगती है, इंक्रीज करने लगती है कैल्शियम को. लेकिन यहाँ पे लगातार जब कैल्शियम मतलब फुल करने लगी ब्लड में, तो इसकी ये बोन जो है ना कम बचेंगी, इसमें पोर्स आ जाएंगे.
क्लियर, पोर्स आ जाएंगे जिसके कारण ये क्या हो जाएगी, खोखली हो जाएगी या वीक हो जाएगी। तो ये ओल्ड एज के साथ होता है। क्यों होता है ओल्ड एज के साथ, ये बात आपको कुछ बातें सुन, बस आपको समझना है थोड़ा सा कुछ बातें। क्या क्या होता है हमारी बॉडी में, ये हार्मोनल इशू के कारण भी होता है। ओल्ड एज के साथ इसलिए होता है, नॉर्मल हमारी बॉडी में जब भी हमारे ब्लड में कैल्शियम कम होता है, बाहर से कैल्शियम कम लेना स्टार्ट करते हैं, तो हमारी बोन जो है ना कैल्शियम को सिक्रीट करने लगती है, ब्लड में कैल्शियम लेवल को इंक्रीज कर देती है। इसके लिए हार्मोन्स एक्ट करते हैं, जैसे हम क्या बोलते हैं, थायराइड हार्मोन्स होता है, थायरॉक्साइड ऐसी कुछ, तो वो एक्ट करता है। तो यहाँ पर क्या कैल्शियम का सिक्रीशन होने लगता है, ब्लड में इंक्रीज हो जाता है। और जब ब्लड में बढ़ जाता है तो नॉर्मल इसको स्टॉप करने के लिए दूसरा हार्मोन्स काम करता है। मेल में एंड फीमेल में, मेल में टेस्टोस्टेरोन जो कि सबसे बिगेस्ट या फिर बोल सकते हैं स्ट्रॉन्ग बनाता है बॉडी को, टेस्टोस्टेरोन, एंड फीमेल में एस्ट्रोजन। फीमेल में एस्ट्रोजन भी बॉडी की जो बोन्स हैं उसको स्ट्रॉन्ग बनाता है, लेकिन ये कुछ टेस्टोस्टेरोन की कंपैरिजन में जो एस्ट्रोजन होता है थोड़ा सा कम स्ट्रॉन्ग लेवल होता है। मतलब ये बोन को स्ट्रॉन्ग तो बनाता है लेकिन टेस्टोस्टेरोन के कंपैरिजन में थोड़ा सा कम। और टेस्टोस्टेरोन जिनके पास है, मतलब मेल का जो हार्मोन है टेस्टोस्टेरोन, वो बोन को ज़्यादा मजबूत बनाता है। यही कारण है कि जो मेल है उनकी बोन एंड मसल्स मजबूत होती है फीमेल की कंपैरिजन में। क्लियर है। अब ये ओल्ड एज के साथ ज़्यादातर फीमेल में इसलिए देखने को मिलता है, नॉर्मल हमारी बॉडी में कैल्शियम कम होता है तो एस्ट्रोजन क्रिएट हो जाता है। एस्ट्रोजन जब क्रिएट होता है तो ये बॉडी में कैल्शियम की मात्रा को कंप्लीट करने लगता है, इंक्रीज करने लगता है। लेकिन जब ओल्ड एज में आपको पता है मेनोपॉज हो जाता है फीमेल का, मतलब उसके मेंस्ट्रुएशन रुक जाते हैं। और मेंस्ट्रुएशन रुकना मतलब एस्ट्रोजन का सिक्रीशन बंद, मतलब एस्ट्रोजन जो हार्मोन है ये बंद हो जाएगा इसका बॉडी में सिक्रीशन। जब एस्ट्रोजन बंद, तो जब आपकी बॉडी में कैल्शियम कम बचा है तो ये लगातार सिक्रीट नहीं कर पाएगा, तो बॉडी में कैल्शियम की मात्रा कम, और अगर सिक्रीट करेगा तो इसको रोकने के लिए इस पर एक्ट नहीं कर पाएगा, जिसके कारण हमारी बोन्स जो है ना खोखली हो जाएंगी फीमेल की। तो इसलिए ओल्ड एज के साथ फीमेल की जो बोन है ना कमजोर होने लगती हैं। ठीक है, तो आई होप आपको आज का लेक्चर समझ में आया होगा। हम कंप्लीट कर चुके हैं डिसऑर्डर्स को। चलिए हम रिव्यू देख लेते हैं हमने क्या क्या देखा। सो बात किया हमने डिसऑर्डर्स को लेकर। डिसऑर्डर्स में हमने क्या क्या बात की, सबसे पहले हमने देखा माइस्थेनिया ग्रेविस, देन हमने मस्कुलर डिस्ट्रॉफी देखा, टेटनस एंड टेटानी एंड आर्थराइटिस, जिसमें हमने क्या बोलते हैं माइस्थेनिया ग्रेविस देखा। तो ये क्या है, एक ऑटो इम्यून डिसऑर्डर है, ये हमने एक बात याद रखी। माइस्थेनिया ग्रेविस के बाद मस्कुलर डिस्ट्रॉफी जो है ये एक जेनेटिक डिसऑर्डर है, ये बात हमने जानी। टेटनस ये कैसे हो जाता है, डीप कट के थ्रू क्लॉस्ट्रिडियम टेटानी कारण, एक बैक्टीरियल इन्फेक्शन है। टेटानी कैसे हो जाता है, लेस कैल्शियम के कारण, मतलब हाइपोकैल्सेमिक। क्लियर। और आर्थराइटिस जॉइंट इन्फ्लामेशन। क्लियर है, ये बात आपको समझ में आई। हमने इसको पूरा कंप्लीट इसका रिव्यू हमने देख लिया है। देन उसके बाद हमने देखा माइस्थेनिया ग्रेविस को डिटेल में जाना, तो हमने देखा ये ऑटो इम्यून डिसऑर्डर होता है। ऑटो इम्यून का मतलब हमारी बॉडी में एबनॉर्मल एंटीबॉडीज का फॉर्मेशन होने लगेगा। क्लियर, एबनॉर्मल एंटीबॉडीज का फॉर्मेशन होने लगेगा तो ये रिसेप्टर को डिस्ट्रॉय कर देगी, और रिसेप्टर जैसे डिस्ट्रॉय होगा तो कितना भी न्यूरोट्रांसमीटर सिक्रीट हो ये कॉन्ट्रैक्शन नहीं करा पाएगी, और इसका एग्जांपल क्या है, पैरालाइसिस। क्लियर है, ये लिखा है। देन उसके बाद हमने देखा मस्कुलर डिस्ट्रॉफी जो कि एक जेनेटिक डिसऑर्डर है। जेनेटिक डिसऑर्डर के साथ साथ ये क्या है, कैसे हो जाता है क्रिएट, सो डिस्ट्रॉफिन नामक प्रोटीन जो होता है वो हमारी बॉडी में क्रिएट होना बंद हो जाता है, रुक जाता है इसका फॉर्मेशन। किसके कारण रुकता है, डिस्ट्रॉफिन जीन के कारण। क्लियर है, और ये बॉडी का सबसे लार्जेस्ट बिगेस्ट जीन है, आपको ये बात याद रखना है। देन उसके बाद हमने देखा ये कहाँ पे प्रेजेंट होता है, तो हमारी मसल्स में मायोफाइब्रिस एंड सार्कोलेमा, जिसे हम बोलते हैं मेम्ब्रेन के बीच में जो प्रोटीन है इनके साथ बाइंड रहता है, वो मजबूती बनाता है। और जब यही नहीं रहेगा तो हमारी मेम्ब्रेन वीक हो जाती है। देन उसके बाद हमने देखा है टेटनस। टेटनस एक बैक्टीरियल इन्फेक्शन है जो कि क्लॉस्ट्रिडियम टेटानी के कारण क्रिएट होता है। वाई डीप कट, जब आपकी बॉडी में डीप कट लगते हैं तो ये इसका वायरस जो है इंटर कर जाता है। जब वायरस इंटर करता है तो टॉक्सिन बनाने लगता है, जहर बनाने लगता है, जिसे हम क्या बोलते हैं, टेटनोस्पर्मीन। क्लियर है, ये बात ठीक है। टेटनस की हो गई, लॉक जो भी बोलते हैं इसे, क्योंकि रिलैक्शन सस्पेंड होता है, मतलब कि रिलैक्सेशन हो जाता है, कॉन्ट्रैक्शन नहीं होता है। सॉरी, कॉन्ट्रैक्शन होता है, रिलैक्सेशन नहीं होता है। टेटनी में क्या होता है, ये हाइपोकैल्सेमिक है, मतलब बाहर में जो सेल है, सेल के आउटर साइड में कैल्शियम लेस बचता है, जिसके कारण रिलैक्सेशन होता है, कॉन्ट्रैक्शन नहीं होता है। क्लियर। फिर बात करें आर्थराइटिस की, तो आर्थराइटिस का मतलब होता है इन्फ्लामेशन ऑफ ज्वाइंट, ज्वाइंट इन्फ्लामेशन है ये। टाइप्स की बात करें, इसमें गाउट होता है, रिमेटॉइड होता है, ऑस्ट्रोआर्थराइटिस होता है। जिसमें जो गाउट होता है इसमें क्या होने लगता है, आपका यूरिक एसिड ज्वाइंट के बीच में कलेक्ट होने लगता है। क्लियर है। और
रिमेटॉइड में क्या होता है, आपकी बॉडी में एबनॉर्मल एंटीबॉडीज फिर से फॉर्म हो जाती है, मतलब ये एक ऑटो इम्यून डिसऑर्डर है। रिमेटॉइड आपको याद रखना है, आर्थराइटिस में जो टाइप है रिमेटॉइड, ये कैसा है, एक ऑटो इम्यून है। देन इसकी बात हमने कर ली है कि हाइपोकैल्सियम, मतलब ये ओल्ड एज होता है, मतलब एज के साथ हमारी बोन वीक होने लगती हैं। सो आई होप आपको आज का लेक्चर समझ में आया है, क्लियर समझ में आ गया होगा। सो थैंक यू सो मच वॉचिंग माई वीडियो। धन्यवाद और इसी प्रकार हमारे साथ बने रहिए।